इनपुट आउटपुट। देखो कल जो हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे हम किसी भी अनुमान वाक्य में हेतु पक्ष साध्य का निर्धारण करते हैं, कैसे जो है किसी भी अनुमान वाक्य में कौन सा लिंग है, ठीक है, वो सब चीजें हम लोगों ने देखा था। तो यानी बेसिकली हम लोगों ने कल देखा है कि लिंग कितने प्रकार का होता है, ठीक है, या लिंग को हेतु या साधन भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हमने अन्य व्यतिरेकी वाले में देखा था कि किस प्रकार से दिए गए अनुमान वाक्य में अन्य व्यतिरेकी लिंग होगा तो उससे कैसे अन्य व्याप्ति में तोड़कर और व्यतिरेक व्याप्ति में तोड़कर सब चीज डिस्कशन किया था। उसी प्रकार से फिर हमने जो है देखा था कि व्याप्ति दो प्रकार का होता है, अन्य व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। दोनों का डेफिनेशन देखा और दोनों का जो है फॉर्मूला क्या है वो हमने देखा। अन्य व्याप्ति में व्याप्य क्या हो जाता है, धूम अर्थात साधन, और व्यापक क्या हो जाता है, अग्नि अर्थात साध्य हो जाता है, ठीक। उसी प्रकार से व्यतिरेक व्याप्ति में व्याप्य क्या होता है, जिसका अभाव होता है, साध्य का जो अभाव है, अग्नि क्या व्याप्य हो जाता है, और व्यापक क्या हो जाता है, साधन का अभाव अर्थात धूम, इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। तो एक याद, हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या है, बस ये ध्यान रखना है कि अन्य व्याप्ति में व्याप्य क्या होता है, व्यापक क्या होता है, व्यतिरेक व्याप्ति में व्याप्य क्या होता है, व्यापक क्या होता है। और फॉर्मूला याद रखना कि अन्य व्याप्ति को कैसे तोड़ेंगे, व्यतिरेक व्याप्ति को कैसे तोड़ेंगे, ठीक है। वो जो कुछ भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि किसी भी कोई भी अनुमान वाक्य कैसे अन्य व्याप्ति में तोड़ सकते हैं, कैसे उसका व्यतिरेक व्याप्ति बन सकता है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को याद होगा, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो व्याप्य होता है, जो पहले भी डिस्कशन किया था हम लोगों ने, जो व्याप्य होता है वो बहुत ही कम क्षेत्र तक रहता है, और व्यापक जो होता है बहुत अधिक देश में या बहुत अधिक स्थान में रहने वाला। ये डिस्कशन हम लोगों ने पहले किया हुआ था। इसी के साथ जो है हम लोग फिर कल जो है ये भी देख लिया था केवल अन्वयी या केवल अन्वयी जो है किस प्रकार से केवल अन्वयी जो है लिंग जो है किसी अनुमान वाक्य में सिर्फ अन्य व्याप्ति जिसका संभव हो, व्यतिरेक व्याप्ति संभव नहीं हो सकता है। फिर हम लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू देखा था, ये वाला देखा था, ये वाला आपने प्रूफ किया था, आप सभी ने इस अन्वय व्याप्ति को प्रूफ किया था। तो ये अनुमान वाक्य में सिर्फ और सिर्फ केवल अन्वयी लिंग है, सिर्फ किया था आप लोगों ने घर पे प्रैक्टिस किया था। हाँ चलो, कल तो हम लोगों ने ये यहाँ तक देख लिया था, ये केवल अन्वयी इस अनुमान वाक्य में सिर्फ इसका अन्वय व्याप्ति बन सकता है, केवल व्यतिरेकी नहीं बन सकता है, ये डिस्कशन किया था। उसके बाद मैंने आप लोग को बोला था ये वाला प्रैक्टिस करके आने के लिए, इसमें देखना है कि आप लोग को इसमें कौन सा व्याप्ति है, या दोनों है या कोई एक है। हाँ, किस किस ने प्रैक्टिस किया है, नाम बताओ, बताओ बच्चा लोग, किसी ने नहीं किया? मैंने किया है, मैंने तो क्या रिजल्ट निकला? आप लोगों ने भी किया, तो क्या रिजल्ट निकला? सर इसका मैंने तर्क संग्रह में जो इसका अन्वय व्याप्ति बताओ दिया गया अनुमान वाक्य का, इसका और व्यतिरेक व्याप्ति बनाओ। दोनों संभव है क्या या एक ही संभव है? फटाफट बनाओ, कौन बनाएगा? हाँ, पहला अन्वय व्याप्ति बताओ इस अनुमान वाक्य का, कौन बताएंगे? यत्र यत्र अभिधेय, यत्र यत्र प्रमेय तत्र तत्र अभिधेय। चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया आपका, ठीक है। हाँ, व्यतिरेक बनाओ, व्यतिरेक बताओ वाक्य का। यत्र यत्र अभिधेय तत्र प्रमेय, अभाव नहीं, अभिधेय अभाव, अभाव है ना, तत्र प्रमेय अभाव, हाँ प्रमाव अभाव, बहुत बढ़िया। इसका एग्जाम्पल यत्र यत्र जिसे जो ज्ञान का विषय है अविधेय, वो किसी उसका वर्णन भी किया जा सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल संसार में जितने वस्तु हैं वो ज्ञान का वस्तु है, ठीक है, उसे किसी दूसरे को बताया भी जा सकता है, वर्णन भी किया जा सकता है किसी के सम्मुख, ये अन्वय व्याप्ति इसका संभव है। व्यतिरेक व्याप्ति यानी यत्र यत्र अभिधेय अभाव, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्या
वह तत्र तत्र प्रमेय अभाव, क्या वो ज्ञान का विषय भी नहीं बन सकता है? ऐसा जो है चीज नहीं है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन ज्ञान का विषय हो सकता है। ठीक है, जैसे ईश्वर हो गया, ब्रह्म हो गया। ठीक है, तो ये व्यतिरेक व्याप्ति इसका संभव ही नहीं है इस अनुमान वाक्य का। ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम्पल ही नहीं है जिसका अभाव हो, विद्या का अभाव हो, लेकिन साथ ही साथ प्रमेय का भी अभाव हो जाए, ऐसा कोई एग्जाम्पल संसार में अवेलेबल ही नहीं है। ये सब उन्होंने देखा था। तो बेसिकली जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, आपको क्या क्या ध्यान रखना है, लिंग कितने प्रकार का होता है, उसका क्या डेफिनेशन है, और साथ ही साथ जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल बेसिकली आपको, हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, तो आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए और एग्जाम्पल। हाँ प्रभात, बोलो प्रभात। क्या था सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए ना? हाँ हाँ प्रभात, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ठीक है बच्चा, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों लिंग का डेफिनेशन कौन कौन सा होता है वो, और एग्जाम्पल याद रखना। ये जो जितना हम लोग डिटेल में देख रहे हैं आपको कुछ समझाने के लिए, समझने के लिए डिटेल्स हम लोग देख रहे हैं। ठीक है बच्चा, मान लीजिए सेम एग्जाम्पल ना दे, ठीक है, कोई और एग्जाम्पल दे, तभी आप उसे घटित करके कर पाए। ठीक है, इसी प्रकार से जो तीसरा लिंग है केवल व्यतिरेकी, केवल व्यतिरेकी में क्या बनेगा बउआ? हाँ, केवल व्यतिरेकी में किसको कहेंगे केवल व्यतिरेकी? किस लिंग को केवल व्यतिरेकी लिंग कहेंगे? हाँ बताइए। जिसमें अन्य व्यतिरेकी नहीं बनेगा। हाँ, जिसका अन्वय व्यतिरेकी संभव ना हो, सिर्फ और सिर्फ अनुव्याप्ति संभव ही ना हो, जिसका सिर्फ और सिर्फ जिसका व्यतिरेक व्याप्ति संभव हो। ठीक है, चलो उसे वो क्या कहें? केवल व्यतिरेकी। नाम से आप उसका डेफिनेशन भी पता कर सकते हो। व्यतिरेक मात्र व्याप्ति कम, केवल व्यतिरेकी, जो सिर्फ और सिर्फ व्यतिरेक व्याप्ति जिसका बन सकता है वो केवल व्यतिरेकी है। चलो अब मुझे देखते हैं कि कितना आप लोगों ने सीखा है। एक यहाँ का अनुमान वाक्य है। ठीक, अब आप लोग को बताना है इस अनुमान वाक्य में कौन पक्ष है, कौन हेतु है, कौन साध्य है। चलो बच्चा, कौन बताएंगे इस अनुमान वाक्य? प्रमाण आदि तो हेतु है। एक मिनट बच्चा, एक मिनट। हाँ, कौन? डिम्पल बोलो। भैया से प्रणादि तो हेतु है, और जीवित शरीर बनेगा इसका। जीवित शरीर पक्ष है, असाध्य आत्मक और आत्मक। ये चीजें अगर निकालना आ जाएगा कि पक्ष क्या है, साध्य क्या है, तो आप काफी हद तक इसको व्याप्ति में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो इला, आपको तीन चीजें पता है, पक्ष क्या है, साध्य क्या है, हेतु क्या है। अब आपको इस अनुमान वाक्य का हमें पहले आप व्यतिरेक व्याप्ति बना के बताइए। व्यतिरेक क्या बनेगा, बाद में फिर अन्य व्यतिरेक बताइए। हाँ बताओ। हाँ इला। सात्मक न भवति तत्र प्राणिमत्वात् न भवति। यानी यत्र 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 क्या बोला आगे, आवाज आई नहीं थी। सतात्मक सातात्मकम अभाव तत्र तत्र प्राण आदि अभाव। बताओ, कोई एग्जाम्पल बताओ इसका, कि जो आत्मा, जिसमें आत्मा नहीं है उसमें प्राण भी नहीं है। आत्मा का भाव, जहां जहां आत्मा का भाव है वहां प्राण का भी अभाव है। एग्जाम्पल बताओ इसका, क्या बनेगा? टेबल, मेज, कुर्सी, पेन, फोन, जितने भी भौतिक वस्तुएं हैं वो सब भी क्या है, व्यतिरिक्त व्याप्ति इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक, चलो अन्य व्याप्ति बनाओ। इसका कौन बनाएगा? कौन इस कबीला, मुझे लगता है चीजें समझ में आई है आपको। चलो अन्य व्याप्ति कौन बताना चाहेंगे? अपने मन से बताइए, कौन बताएंगे? यत्र यत्र प्राणादि तत्र
यत्र यत्र प्राणादि, हाँ आगे, तत्र तत्र सात्मकम। तत्र तत्र सात्मकम। चलो बताओ, इसका एग्जाम्पल बताओ कि जो जो प्राण से युक्त है वो आत्मा से युक्त है, क्या होगा? वे मनुष्य शरीर। मनुष्य, अच्छा मनुष्य शरीर, ओके मनुष्य शरीर। चलो, तो मैंने क्या बोला था एक पॉइंट कि तीनों एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, जिसका भी एग्जाम्पल मैच कर जाए तो वो क्या होगा, उसका वो व्याप्ति बनेगा ही नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? तो बताओ इस केवल व्यतिरेकी में से कौन सा व्याप्ति संभव है और कौन सा व्याप्ति संभव नहीं है? आपने यहाँ बोला मनुष्य शरीर, मानव का शरीर, ठीक है, तो बताओ ऐसा कौन सा व्यतिरेकी व्याप्ति संभव है, अन्वय संभव नहीं है। आपको विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, कहीं बताओ। हाँ, वे अन्वय व्याप्ति में क्यों नहीं संभव, ये भी रीजन बताओ। मेरे एग्जाम्पल मैच कर रहा है ना, क्योंकि एग्जाम्पल तो आप, हाँ वेरी गुड, कि जो मूल वाक्य का, मूल अनुमान वाक्य का, हाँ देखो मूल अनुमान वाक्य में जो पक्ष है वही पक्ष जो है अन्वय व्याप्ति में उसका एग्जाम्पल बन जा रहा है। लेकिन ये नियम क्या कहता है कि कभी भी जो व्याप्ति आपने बनाया वो आपके मूल अनुमान वाक्य के पक्ष में घटित नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तीनों एग्जाम्पल अलग अलग दिखाई देना चाहिए, तभी वो व्याप्ति संभव होगा उस अनुमान वाक्य में। इसका मतलब ये जो अनुमान व्याप्ति में जो आपने अन्वय व्याप्ति में जो एग्जाम्पल दिया मनुष्य शरीर, ये संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जीवित शरीर है वो क्या प्राणादि होने के कारण जीवित शरीर है, ये क्या है? वही पक्ष में ही घटित हो रहा है, पक्ष का एग्जाम्पल यहाँ पे हमें अन्वय व्याप्ति में दिखाई दे रहा है, इसलिए संभव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, व्यतिरेक व्याप्ति संभव हो पाएगा। क्यों? क्योंकि टेबल, मेज, कुर्सी, फोन, मोबाइल इत्यादि ये क्या पक्ष से बिल्कुल अलग चीज है, यानी एग्जाम्पल भी क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, उसी वही व्याप्ति क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, केवल व्यतिरेकी का एग्जाम्पल, केवल व्यतिरेकी का डेफिनेशन, ठीक है। उसी प्रकार से जो ऊपर आपने केवल अन्वयी देखा सर, और साथ ही साथ जो आपने अन्य व्यतिरेकी, तीनों एग्जाम्पल याद होगी आप लोग को, तीनों के एग्जाम्पल जो लिंग त्रिविधम है, त्रिविधम लिंगम, ये तीन प्रकार के। हाँ बोलो प्रभात। हाँ, सर ये मैं तर्क संग्रह पढ़ रहा था तो उसमें आवाज आ रही है सर, आपकी? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है सर तर्क संग्रह में जो तर्क संग्रह में जो उदाहरण दिया गया है, पृथ्वी तरेभ्यो विद्यते गंधत्वात्, यदि तरेभ्यो न विद्यते न गंधवत्। नीचे है, नीचे है बच्चा, नीचे है, नीचे देखो दिया है, टेंशन मत, अभी पहुंचेंगे। हाँ, यहाँ तक कोई समस्या नहीं भैया। चलो ये हो गया केवल व्यतिरेकी का, तीनों एग्जाम्पल याद हो गया सबको। केवल अन्वय व्यतिरेकी का देख लो, यहाँ पे अन्वय व्यतिरेकी का डेफिनेशन, एग्जाम्पल, फिर उसी प्रकार से केवल अन्वय का एग्जाम्पल और डेफिनेशन, क्या क्या एग्जाम्पल वो ध्यान रखना है, केवल व्यतिरेकी का एग्जाम्पल और साथ ही साथ उसका डेफिनेशन। हाँ, अब बताओ कोई समस्या यहाँ तक कि अपने आप कर लोगे? कैसे कैसे उसमें हेतु, साध्य और पक्ष निकालना है, तो दोनों चेक कर लो व्याप्ति संभव है कि नहीं। हाँ, क्लियर है? जी भैया। बताओ तक चीजें क्लियर है, तभी आगे मैं बढ़ूंगा, ये सब चीज आगे यूज होगा। कुछ नहीं बोलो तो मैं क्या मानूं, बोलो। देखो यहाँ पे एक चीज और केवल व्यतिरेकी में ध्यान रखना, ठीक है, कि किसी का भी लक्षण, कोई भी किसी भी पद का या कोई संज्ञा का, कुछ भी किसी का भी जो डेफिनेशन है, जो लक्षण है, वो लक्षण कैसा लिंग होगा, उसमें कौन सा लिंग होगा, अन्य व्यतिरेकी लिंग होगा, केवल केवल अन्वय व्यतिरेक अन्वय लिंग होगा, या केवल व्यतिरेकी लिंग होगा। तो ध्यान रखना
कि लक्षणम अपि केवल व्यतिरेकी हेतु, क्या मतलब है इसका बच्चा, कौन बताना चाहोगे? लक्षण में केवल व्यतिरेकी हेतु, मतलब केवल व्यतिरेकी वाला अन्वय है। हाँ, यानी किसी भी पद विशेष का किसी का भी जो लक्षण दिया जाए डेफिनेशन, उसमें सिर्फ और सिर्फ केवल व्यतिरेकी संभव हो सकता है, इसके अतिरिक्त कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिए। किसी का डेफिनेशन में मान लीजिए पृथ्वी का लक्षण, तो पृथ्वी का जो लक्षण होगा वो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी में घटित होगा या किसी दूसरे में घटित हो जाएगा, ये बताओ। हाँ बताओ बेटा। यही होगा सर। सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी में ही घटित होगा ना, वो इसी बात में आप डेफिनेशन के रूप में पूरा वर्णन किया गया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया गया, तो ध्यान रखना, इन शॉर्ट इतना ही ध्यान रखना कि किसी भी पद विशेष का लक्षण भी जो है, उस लक्षण में केवल व्यतिरेकी जो है हेतु हो सकता है, लिंग हो सकता है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा लिंग नहीं हो। ठीक है, अब इस बात को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि इसमें हेतु कौन है, साधे क्या है, पक्ष क्या है, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो तीन चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। त्रिविधम लिंग कौन कौन सा होता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है और डेफिनेशन क्या है। ठीक है, थोड़ा तेजी करते हैं चीजें आप लोग को। मुझे लगता है कि पक्ष, साध्य और हेतु निकालना आ गया है, तो आप इसे अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति पे तोड़कर उसे देख सकते हैं, वहां पे कौन सी व्याप्ति संभव है, कौन सी व्याप्ति संभव नहीं है। फिर आप जरूर देख लेना कि व्याप्ति कितने प्रकार का होता है, उसका डेफिनेशन देख लेना क्या होता है, एग्जाम्पल देख लेना संस्कृत में क्या अन्वय व्याप्ति का डेफिनेशन है, व्यतिरेक व्याप्ति का क्या डेफिनेशन है, अन्वय व्याप्ति में व्याप्य क्या हो जाता है, अन्वय व्याप्ति में व्यापक क्या होता है, व्यतिरेक व्याप्ति में व्यापक क्या होता है और व्यापक क्या होता है, ये सब चीजें याद रखिएगा। तो जो अभी हम लोग बातें देख रहे थे, हाँ बोलो प्रभात। सर ये जो लक्षणम अपि केवला व्यतिरेकी हेतु का है, ये समझ में नहीं आया मुझे। किसी का भी डेफिनेशन जो है कि पृथ्वी किसको कहते हैं, ये ना वो था जैसे पृथ्वी पृथ्वी किसको गंधवती कहते हैं, जल। जल किसे कहते हैं, पृथ्वी जल तेज संज्ञा, संज्ञा सर्वनाम। ठीक है, आदित्य किसे कहेंगे, गौ किसे कहेंगे, जितने भी पद विशेष हैं, किसी का भी लक्षण दिया जा रहा है किसी भी आचार्य के द्वारा, उस लक्षण में, उस परिभाषा में कौन सा हेतु होता है, कौन सा लिंग दिखाई देता है, तो बस ये ध्यान रखिए उसमें केवल व्यतिरेकी हेतु होता है, लिंग होता है। ठीक है, बस ये चीजें इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, क्लियर है, बस ये ध्यान रखिए किसी वस्तु विशेष का डेफिनेशन हो या परिभाषा हो, उसमें कौन सा हेतु होगा, वो केवल व्यतिरेकी हेतु होगा। केवल व्यतिरेकी का दो विशेषताएं ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखना चाहो तो डिटेल से देख सकते हो उसमें भी कि पृथ्वी जो है अन्य पदार्थों से भिन्न है, क्यों, क्योंकि वो क्या है, उसमें गंधत्वात, गंध होने के कारण। ठीक है, अब इस पद में आप इजिली निकाल सकते हो हेतु क्या है, साध्य क्या है और पक्ष क्या है। चलो यहाँ पर देख ही लो शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि 2-3 बार प्रैक्टिस कर ही लिया है आप लोगों ने। चलो ये वाला अनुमान वाक्य बताओ प्रभात, इसमें सर क्या है, हेतु है गंधत्वात्, हाँ, और पक्ष है क्या है, पृथ्वी और साध्य है विद्यते, साध्य है इतरेभ्यो विद्यते, इतर इतर। ठीक है, ठीक है तो सर। उसका जब तीनों चीज आपको पता चल गया, उसको घटित करके देख लीजिए कि अन्य व्याप्ति बनेगा कि नहीं, व्यतिरेक व्याप्ति बनेगा कि नहीं बने। इसलिए आप लोग को इसलिए तो आवाज कट गई, प्रैक्टिस करके आने के लिए। ठीक है, इसे एक बार देख लीजिएगा अपने स्तर पे भी। यहाँ तीन बार आप लोगों ने सीखा है ना कैसे अन्य व्याप्ति निकालते हैं, व्यतिरेक व्याप्ति कैसे निकालते हैं। उसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है जिसमें घटित हो रहा है पक्ष में, तो नहीं बनेगा। जैसा भी आपने केवल व्यतिरेक का देखा वैसे इसको देखना है। ठीक है, चलिए आगे, और सिलेबस जल्दी करें। और एग्जाम में कैसे कैसे ध्यान रखना है, तीनों का डेफिनेशन और एग्जाम्पल। इतना डिटेल से आपको जितना हम लोगों ने देखा उतना डिटेल से नहीं पूछे एग्जाम में, एग्जाम्पल और डेफिनेशन ध्यान रखिएगा। चले आगे, बोलो बच्चे लोग। अभी जितना चीजें अभी आपने सीखा है, अब बताना कितना चीजें आप लोगों ने याद है, वो सब चीजें अभी इसमें यूज होगा।
ये जो 3 प्रकार के आपने लिंग देखा, जिसे हम त्रिविधम लिंगम भी कहते हैं, अन्वय व्यतिरेकी, केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी। तो नितिन बाबू, केवल व्यतिरेकी का एग्जाम्पल बताना। हाँ नितिन। आकाश बाबू बताओ केवल मैं बताऊं? व्यतिरेकी का एग्जाम्पल। हाँ नहीं तो बताओ। यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि, ऐसे। केवल व्यतिरेकी, केवल व्यतिरेकी। जत्र धूम नहीं है वहीं पे बननी नहीं है, ऐसा होगा। केवल व्यतिरेकी का एग्जाम्पल। अरे धूम अग्नि वाला कैसे आपने उल्टा बोल दिया बच्चा। हाँ, जीवत शरीरम सात्मकम प्राणादित्मत्वात्। अभी जस्ट हमने पढ़ा, कैसे नहीं तू गलती किया। अब व्यतिरेकी का मतलब ही होता है अभाव, जहाँ पे सिर्फ अभाव के माध्यम से लिंग का ज्ञान हो। नीतू कैसे मिस्टेक हुआ? जल्दीबाजी में? जी सर। हाँ जल्दीबाजी मत करो ना, आराम से देखो समझो। केवल अन्वय का क्या होगा बच्चा? प्रभात बाबू बताओ। केवल अन्वय किस अनुमान वाक्य का में सिर्फ और सिर्फ केवल अन्वय लिंग हो सकता है, वो वाक्य क्या है? या कोई सा भी वाक्य आप बना सकते हो अपने मन से भी। बताओ प्रभात। सर इसमें था घटो अभिधेयत्व प्रमेयत्वात्, मतलब एक और एग्जांपल क्या था? सर मुझे तो ये याद आ रहा है, पट वाला था सर, शायद घट पट वाला। घट के जगह पे शब्द रख दीजिए, वही है। हाँ शब्द, हाँ दोनों। शब्द तत्वात्। घटो अभिधेय प्रमेयत्वात्। देखो कितना सिंपल है। घट की अभिधेय जगह पर मतलब शब्द रख दीजिए। अभिधेय प्रमेय मतलब मतलब जानना का वर्णन। जी। प्रमेय मतलब ज्ञान। प्रमेय, प्रमाता, प्रमा, प्रमाण, ये सब चीजें हम लोगों ने देखा है, जी। सब यूज होता है यहाँ पे। तो घटो अभिधेय अभिधेय मतलब घट मतलब को वर्णन जान करना। जी। घटो अभिधेय घट का वर्णन प्रमेयत्वात्। इसका अर्थ हो गया कि घट का अभिधेय का माध्यम है, ठीक है। उसे अभिधा के रूप में वर्णन किया जा सकता है, या उसका वर्णन किया जा सकता है, उसको बताया जा सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये घट के ज्ञान का विषय है, प्रमेय है। घट प्रमेय पदार्थ होने के कारण वो क्या है? घट अभिधेय भी है ना। विधेय का मतलब वर्णन करना, एक्सप्लेन करना, ठीक है ये। और अन्वय व्याप्ति का बताओ, सॉरी अन्वय व्यतिरेकी का एग्जाम्पल क्या बनेगा? अन्वय व्यतिरेकी का एग्जाम्पल, अन्वय व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी मैंने अन्वय व्यतिरेकी बोला। साध्य धूम तो हाँ, शब्दों वानो साधु अनित्य धुमत्वात्। कृत्वात् घटवात्। हाँ बहुत सुंदर, 2 एग्जाम्पल हमने वहां पे देखा था अन्वय व्यतिरेकी में। हाँ दोनों जो है, हाँ बहुत बढ़िया। एक तो ये ध्यान रखना है, एक ये, और साथ ही साथ ये भी वही है, पर्वतो वह्निमान धूमत्वात्। ठीक है, कुछ भी दे, ये अन्वय व्यतिरेकी है, ठीक है। ये भी और ये भी, ठीक है। ये तीनों एग्जाम्पल एक ही बात को, एक ही तीनों एग्जाम्पल में एक ही लिंग है। चलो यहाँ तक क्लियर है सबको? बाकी एक बार चीजों को देखना, समझना और प्रैक्टिस करना। हेतु क्या है, पक्ष क्या है, लिंग क्या है, ठीक है। तो आप इजिली कर पाएंगे इसमें। कोई सा भी अनुमान वाक्य अगर आपको दे दिया जाएगा तो आप बता पाओगे उसमें कौन सा लिंग है। चलो इसी बात को जो है, ये जो आपने 3 प्रकार के लिंग देखा, वो लिंग, उस लिंग 5 रूप होते हैं, ठीक है। कोई भी अनुमान वाक्य जो है तभी सिद्ध हो पाता है, ठीक है। वो उस अनुमान वाक्य में जो हेतु होगा या जो लिंग होगा, वो लिंग 5 रूपों से युक्त होना चाहिए। ये 5 रूप क्या होते हैं? ठीक है, देखिए यहाँ पे जो लिंग है 3 प्रकार के, इसमें ये 5 रूप में से जो है, किसी में 5 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, ठीक है। तो तीनों हेतु जो है
ये 5 रूपों में 5 रूप उसमें दिखाई देते हैं किसी न किसी रूप में, कि वो जो अन्वय व्यतिरेकी हो, केवल अन्वयी हो या केवल व्यतिरेकी हो, उसमें पक्ष होता है, सपक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है, विपक्ष व्यावृत्ति, ठीक है, पक्ष सतत्व, सपक्ष सत्व, विपक्ष व्यावृत्ति, अबाधित विषयत्व और 5वां असत प्रतिपक्षत्व। ये 5 चीजें जो है किसी भी लिंग में या हेतु में होता ही है। अब देखो अब इसको कैसे समझोगे। चलो एक जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आप लोग को, कि कोई सा भी जो एग्जांपल लेते हो आप अनुमान वाक्य, उस अनुमान वाक्य में कोई ना कोई हेतु होता है कि नहीं होता है, ये बताओ। होता है। क्या होता है? होता है ना, होता है। तो जो भी अनुमान वाक्य है उसमें जो भी लिंग होगा वो लिंग किस में दिखाई देना चाहिए, पक्ष में दिखाई देना चाहिए कि नहीं, बताओ। कोई भी हेतु पक्ष में होता है, जैसे पर्वतो वह्निमान धुमत्वाद में पर्वत में अग्नि है, ऐसा हम सिद्ध करते हैं ना, है? तो वहां पे पक्ष में हेतु दिखाई देता है, ठीक। दूसरा हेतु सपक्ष में दिखाई देता ही। भैया आवाज ब्रेक हो रही है। जैसे अग्नि है और धूम है, सर। ठीक। सपक्ष में क्या कह रहे हो, आवाज आ रही है सही से? रिज्वाइन करना बच्चा लोग। आकाश आपको आवाज सही से आती है? नहीं भैया कट रही आवाज थोड़ी थोड़ी। कट रही है, ओके, बताना आवाज कटे तो, ठीक है। बारिश भी हुई है ना, इसलिए नेटवर्क डिस्टर्ब होगा। नहीं, अच्छा, जब ज्यादा प्रॉब्लम हो तो बताना मेरे को। तो देखो कि जो 3 प्रकार के हेतु आपने देखा, वो हेतु जो है 5 रूपों से युक्त होता है, कि 5 रूप उसमें दिखाई देता ही देता है किसी न किसी रूप में। हेतु का जो पक्ष में रहना क्या कहलाता है, पक्ष सत्व। जैसे पर्वतो वह्निमान धुमत्वात वाले में हमने देखा कि पर्वत क्या है, पक्ष है, और उसमें है हमने सिद्ध किया था कि धूम जो है पर्वत में दिखाई दे रहा है, इसका तो वो अग्नि भी होगा। वही हेतु सपक्ष में दिखाई देता है कि नहीं देता है? यदि धूम और अग्नि को संदर्भ में लिया जाए तो कोई भी हेतु सपक्ष में दिखाई देता है, बोलो। इसलिए सपक्ष में होता है। होता है सर। एग्जाम्पल बताओ, विपक्ष में नहीं होता है। हाँ एग्जाम्पल बताओ सपक्ष का, कोई ऐसा सपक्ष जो महानस होगा सर, महानस। महानस होगा सर। बहुत सुंदर। ऐसा हेतु जो विपक्ष में ना रहता हो, विपक्ष तालाब या महाहृदय, ठीक है। तालाब तो हिंदी वर्ड है, इसके वर्ड महाहृदय याद रखिएगा, महानस याद रखिएगा, ठीक है। चलो ये तीसरा रूप हो गया कि किसी भी लिंग में हेतु में ये 3 रूप के अतिरिक्त चौथा रूप क्या होना चाहिए, अबाधित विषयत्व। इसका मतलब है कि जो भी साध्य है वो जो है साध्य का बाधित ना होना, साध्य को जो है कोई भी जो है किसी दूसरे प्रमाण के द्वारा उसे रोके ना। अब कोई भी अनुमान वाक्य में साध्य अगर होगा ही नहीं तो हेतु का कोई यूज होगा, ये बताओ। कोई भी आपने अभी तक अनुमान वाक्य जो देखा उसमें साध्य है या नहीं है, ये बताओ। है सर, है ना सर। साध्य का तो कभी बाद हुआ ही नहीं। हाँ, जब साध्य होगा ही नहीं तो फिर हेतु होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा कोई होता ही नहीं है। तो यानी चौथा कंडीशन क्या करते हैं कि त्रिविध वो जो त्रिविध लिंगम है उसमें अबाधित विषय, यानी कोई ऐसा भी फैक्टर बिल्कुल ना हो जो जिसके कारण साध्य में रुकावट हो, ठीक है। यानी साध्य का बाधित ना होना ही अबाधित विषयत्व है। 5वां क्या है, असत प्रतिपक्षत्व में क्या कहते हैं कि कोई दूसरा हेतु ना हो, यानी जो साध्य को सिद्ध कर रहा हो उसके जगह पे कोई दूसरा हेतु ना हो। जो हेतु दिया जा रहा हो वह हेतु सिर्फ और सिर्फ उसी साध्य को सिद्ध करे, किसी दूसरे साध्य को सिद्ध ना करे, यानी कोई दूसरा प्रतिपक्षी हेतु ना हो। समझ रहे हैं? यानी धूम और अग्नि, धूम जो है अग्नि को सिद्ध करने वाला हो, धूम किसी दूसरे को सिद्ध ना करे। समझ रहे हैं? दिया गया जो हेतु है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही साध्य को सिद्ध करे, वही क्या कहलाता है। इसका कोई उदाहरण है? वही धूम अग्नि, धूम जो सिर्फ और सिर्फ अग्नि को सिद्ध करे, किसी दूसरे को सिद्ध ना करे, किसी अन्य जगह घटित ना हो। ये बिल्कुल अनन्यथा सिद्ध वाला की तरह है, सिर्फ और सिर्फ अपने से संबंधित
साध्य में ही रहे, किसी दूसरे से संबंधित साध्य में ना रहे। जैसे धूम और अग्नि के बीच में क्या होता है, साक्षात नियम है, व्याप्ति है, इसलिए दोनों एक दूसरे को सिद्ध करते हैं। तो ये क्या है, ये जो 5 आपने ये चीजें देखा, इसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ये जो हेतु है, तीनों हेतु, इनमें से जो है अन्वय व्यतिरेकी में 5 हेतु दिखाई देते हैं। क्वेश्चन जो यहाँ से बनेगा कि अन्वय व्यतिरेकी में जो है, अन्वय व्यतिरेकी हेतु में 5 रूप दिखाई देते हैं। जो आपने 5 पढ़ा वो 5 होते हैं। केवल अन्वयी में 4 होते हैं, ध्यान रखना है। इसको छोड़कर विपक्ष नहीं होता है केवल अन्वयी में। क्यों? केवल अन्वयी क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ अन्वय व्याप्ति हो, व्यतिरेक व्याप्ति ना हो। व्यतिरेक व्याप्ति क्या कहलाता है, जिसमें अभाव ही ना हो। व्यतिरेक व्याप्ति किसको कहते हैं बताओ, जिसका अभाव रूप ना बने, है ना? बोलो बच्चा। मैंने ये बोला कि केवल अन्वयी हेतु किसको कहते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ केवल व्यतिरेकी केवल अन्वयी हो। हेलो, आ रही है आवाज? आ रही है भैया। जी सर। पे आ रही है। देखो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि केवल अन्वयी हेतु किसको कहते हैं, बोलो। किसको कहते हैं व्यतिरेकी केवल? नहीं बन पाता ना, जिसमें अभाव वाला संभव नहीं होता। हाँ, तो यानी अभाव में किसको, यानी विपक्ष जिसका संभव ही ना हो। ठीक है, क्यों? विपक्ष किसको कहते हैं? पक्ष, सपक्ष, विपक्ष में से विपक्ष किसको कहते हैं? अभाव को सर, बोलो। तो भैया अभाव रहता है। अभाव रहता है किसका सर, अभाव होता है? सर साध्य का अभाव महारथ होता होगा है। विपक्ष। का अभाव, बहुत बढ़िया। और ये ठीक है, केवल तो अन्वयी ध्यान पहले रखिए, से ही उस अभाव को बता रहा है। केवल अन्वयी क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ उसमें 4 रूप होते हैं, विपक्ष व्यावृत्ति नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ 4 होती है। और केवल सर, व्यतिरेकी में क्या हाँ बोलो। केवल अन्वयी तो पहले से ही अभाव को बता रहा है ना, इस नाते इसको छोड़ देंगे। केवल अन्वयी जो है, जिसमें अन्वय व्याप्ति हो, सिर्फ और सिर्फ अन्वय व्याप्ति क्या होता है, अन्वय व्याप्ति अगर आपको पता होगा, एक के रहने पे दूसरा का होना, यानी बिल्कुल अभाव को नहीं बताता, यानी विपक्ष वाला पार्ट को छोड़ देता है वो, इसलिए वो केवल अन्वयी कहलाता है। इसलिए इसमें 4 रूप होते हैं। केवल व्यतिरेकी में भी 4 रूप होता है, जिसमें सपक्ष वाले पार्ट इसमें नहीं होता शामिल। यानी अगर देखा जाए तो अन्वय व्याप्ति में 5 रूप दिखाई देते हैं, केवल अन्वयी और केवल व्यतिरेकी में 4 होते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि केवल अन्वयी में विपक्ष नहीं होता है और केवल व्यतिरेकी में सपक्ष वाला पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो मुख्य बिंदु जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो 5 आपने रूप देखे थे कि 3 प्रकार के हेतुओं में ये 5 रूप हमें किसी न किसी रूप में दिखाई देते हैं, जिसमें अन्वय व्यतिरेकी में 5 रूप होते हैं, केवल अन्वयी में 4 होते हैं, केवल व्यतिरेकी में भी 4 होते हैं। अंतर क्या है, केवल अन्वयी में जो है विपक्ष वाला पार्ट नहीं होता है। क्यों? केवल अन्वयी उसी को कहते हैं जिसका सिर्फ अन्वय व्याप्ति बने, व्यतिरेक व्याप्ति ना बने, अर्थात विपक्ष व्यावृत्ति ना हो। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो 4 रूप बचे वो रहते हैं। और केवल व्यतिरेकी क्या होते हैं, इसमें भी 4 रूप होते हैं, यानी सपक्ष वाला पार्ट नहीं होता है। ये 5 रूप याद हो गया, कौन कौन सा होता है 3 प्रकार के हेतुओं में, और किसमें कौन सा हेतु में कौन सा जो है रूप होता है, किसको याद हुआ? हो गया। ये नाम बस आप याद रखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आपसे बस ये पूछा जाएगा कि किस हेतु में 5 रूप होते हैं, किस हेतु में 4 रूप होते हैं, किस हेतु में विपक्ष व्यावृत्ति नहीं होता है, किस हेतु में सपक्ष सत्व नहीं होता है। बस ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा। किसको किसको याद हुआ, देखो ध्यान से। डेफिनेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा कि पक्ष सत्व क्या है या सपक्ष सत्व क्या हुआ, यहाँ पे बस समझने के लिए आपको यहाँ पे डिटेल से दिया गया है। बोलो बच्चा लोग। अन्वय व्यतिरेकी में 5, केवल अन्वय में 4 और केवल व्यतिरेकी में भी 4। तो ये बताओ इसकी बात है कि जो केवल अन्वयी है उसमें कौन सा नहीं होता है?
विपक्ष नहीं होता है शायद। अच्छा केवल अन्वय में विपक्ष नहीं रहता है और सार रहता है। अच्छा हाँ सर पक्षत्व सपक्षत्व और अबाधित वो अशत प्रतिपक्ष ये चार रहता है। अच्छा ठीक है, तो ये ध्यान रखना बच्चा लोग, आप लोग कि इसमें कौन सा रूप होता है, इसमें कौन सा रूप होता है, इसमें कम नहीं होता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। क्लियर है बच्चे लोग? हाँ, याद हो गया? यहाँ तक कोई समस्या? जी सर और ये जो चीजें अभी आप लोग देख रहे हो ना बच्चे लोग, जितना प्रैक्टिस करो अनुमान वाले पार्ट में ही आपको तीनों ग्रंथ में मेहनत करना होगा। तर्क संग्रह, तर्क भाषा और न्याय सिद्धांत मुक्तावली, इन तीनों में यदि अनुमान वाले पार्ट पे अच्छे से पकड़ हो गई तो चीजें तीनों ग्रंथों में बहुत ही इजी लगेगा। समझ रहे हो ना? और इससे आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, नहीं तो भूलेंगे, आप भूल जाएंगे। चलो, ये जो है अभी तक हम लोगों ने देखा कि त्रिविध लिंगम में, त्रिविध लिंगम किसको कहते हैं, कौन कौन सा होता है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, उसमें कौन कौन सा रूप होता है, ठीक है, उसके कौन कौन से अंग होते हैं, वो सब हम लोगों ने अभी तक देख लिया। अब जो है अगला जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये टॉपिक पहले से हम लोगों ने थोड़ा सा देखा भी था कि तीनों ग्रंथों के हिसाब से तर्क भाषा, तर्क संग्रह और न्याय सिद्धांत मुक्तावली के हिसाब से पक्ष क्या है, तीनों ग्रंथों के हिसाब से सपक्ष क्या है, तीनों ग्रंथों के हिसाब से विपक्ष क्या है। तीनों में भावार्थ वही है, बस अंतर क्या है पद विशेष का। ठीक है, चलो, किसको कहते हैं पक्ष, सपक्ष, विपक्ष, कौन बताएंगे? बताओ चलो। वहाँ पे पक्ष होता है। निश्चित शब्दवान सपक्ष और निश्चित शब्दवान शब्द का अभाव विपक्ष होता है। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन आपको तीनों भावार्थ वही है, ठीक है, कहने का जो तरीका अलग अलग है। तर्क संग्रह में देखो क्या है, पक्ष का जो डेफिनेशन है, संदिग्ध साध्यवान पक्ष, जहाँ पे साध्य जो है संदेह अवस्था में हो वो पक्ष कहलाता है। वो कैसा वर्णन तर्क संग्रह में है। इसी को तर्क भाषा में क्या है, संदिग्ध साध्य धर्मी पक्ष, भावार्थ वही है। ठीक है, जहाँ पे जो है पक्ष जो है संदिग्ध अवस्था में रहता है वो क्या कहलाता है, पक्ष कहलाता है। इसी बात को जो है न्याय सिद्धांत मुक्तावली में इस कोटेशंस के फॉर्म में प्रयोग किया गया है कि साध्यस्य शून्य सिद्धि न यत्र विद्यते सपक्ष तत्र वृत्तित्व ज्ञानात् अनुमिति भवेत्। चलो, इसका भावार्थ कौन बताना चाहेंगे? ये जो नीचे न्याय सिद्धांत मुक्तावली में कहा जा रहा है पक्ष के विषय में, क्या मतलब है? हाँ, कौन बताएंगे? हेलो, हाँ चलो, आवाज आ रही है? हेलो, क्या हो गया? आवाज तो आ रही है। आवाज आ रही है तो बताओ ये क्या कहना चाह रहा है। जब आपको ये पक्ष के दोनों का डिफरेंशियल पता हो गया, तर्क संग्रह तर्क भाषा में ये है, न्याय सिद्धांत मुक्तावली में क्या होगा बताओ। हाँ, आकाश बाबू, आप लोगों को तो पढ़ाया गया, बताओ क्या मतलब है यहाँ पे नीचे न्याय सिद्धांत मुक्तावली में पक्ष का डेफिनेशन ये दिया गया है। क्या मतलब है? हाँ भूमि, बता रहे हो? क्या हो गया? कौन बताएंगे? अरे भावार्थ वही है, सब विशेष का अंतर है, सब क्या सोचते हैं। हाँ बोलो 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 बोली जी। ये कह रहे हैं ना, जहाँ पे जो पक्ष उसे कहते हैं ना, जहाँ पे जो साध्य है ना सिद्ध रूप में नहीं है, सिद्ध रूप में विद्यमान नहीं होता है, और वहाँ पे वृत्तित्व ज्ञानार अनुमति भवेत्, यानी कि वृत्ति के ज्ञान से, यानी कि बुद्धि के ज्ञान से वहाँ पर
जो साध्य है वो का अनुमान द्वारा वहाँ सिद्धि की जाती है। हाँ, यानी पक्ष में, ठीक है, पक्ष क्या होता है कि वहां पे जो है संदेह अवस्था में हमेशा साध्य रहेगा, ठीक है, और संदेह अवस्था में जो है साध्य रहने के कारण ही हम जो है हेतु के द्वारा जो है क्या करते हैं, वृत्तित्वम ज्ञानात अनुमिति, यानी उस व्यापार के द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा हम अनुमान लगा पाते हैं। अगर संदेह ही ना हो किसी साध्य में, ठीक है, तो हेतु आप यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। संदेह जिस स्थान में रहता है, फिर हम देखते हैं कि हेतु और साध्य का व्याप्ति संभव है या नहीं। जब देख लेते हैं कि हेतु और साध्य आपस में व्याप्ति बन सकता है, तो उस ज्ञान के द्वारा ही क्या कर पाते हैं, अनुमिति हमें हो पाता है, अनुमान लग पाता है, अनुमान प्रमाण सिद्ध हो पाता है। यानी पक्ष क्या करता है, ठीक है, पक्ष क्या, यानी संदेह अवस्था वाला जो साध्य वो पक्ष कहलाता है, और उसी पक्ष के माध्यम से हम ये भी देखते हैं कि वो दिया गया जो हेतु है, हेतु और साध्य में व्याप्ति बन पा रहा है कि नहीं। यदि बन पा रहा है तो उस ज्ञान के द्वारा ही क्या, उस व्यापार के द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा अनुमिति भवेत्, यानी एक अनुमिति होता है, अनुमिति नामक ज्ञान हो पाता है, और उस अनुमिति नामक ज्ञान को अनुमान प्रमाण के द्वारा सिद्ध कर पाते हैं, ठीक है। वहां पे बिल्कुल हम नहीं कहते कि वो जो ज्ञान जो साध्य, जो पक्ष में जो साध्य है वो शून्य है, बिल्कुल भी ऐसा संभव ही नहीं है। पक्ष में संदेह अवस्था में रहता है, शून्य अवस्था में नहीं रहता, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो बस कहने का तरीका उन्होंने न्याय सिद्धांत मुक्तावली ने क्या किया, एक कोटेशंस के फॉर्म में यहाँ पे प्रयोग किया गया है न्याय सिद्धांत मुक्तावली में। और इसमें कैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कोटेशन दे दिया जाए, अब पूछा जाए ये जो पक्ष का डेफिनेशन दिया जा रहा है ये किस ग्रंथ में वर्णन है, पूछा गया है एग्जाम में 2020 वाले के एग्जाम में, 2020 या 21 वाले में ही आप देखोगे तो न्याय सिद्धांत मुक्तावली में एक कोटेशन दे दिया गया था, ये अनुमान वाले पार्ट से ही पूछा गया था कि ये कोटेशन किस ग्रंथ में वर्णन है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कोटेशन में पूछ लिया जा रहा है, आजकल कोटेशन देकर पूछा जा रहा है कि ये कोटेशन किस ग्रंथ में। तो तुलनात्मक दृष्टिकोण से पढ़ने का यही फायदा है कि तीनों ग्रंथ एक साथ कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, ये वाला जो कोटेशन है न्याय सिद्धांत मुक्तावली में, ये वाला तर्क संग्रह है, ये वाला तर्क भाषा में। हाँ, कोटेशन देख के बता दोगे ना कौन सा कोटेशन किस ग्रंथ में है, बोलो चलो जी सर, बोलो। जी सर। जी सर, ऐसा मेरा तो तो नहीं हुआ तर्क कि गलत संग्रह। करके आओगे। जी सर। हाँ बोलो बोलो, गलत करके तो नहीं आओगे ना। सर मेरा सर नहीं सर, सर मेरा तो तर्क संग्रह, तर्क भाषा और न्याय सिद्धांत मुक्तावली, ये तीनों बुक ना मेरा पूरा कंठस्थ है लॉकडाउन में, लेकिन मुझे भावार्थ नहीं अच्छे से नहीं आता समझ में, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। अब आ रहे हैं, जी सर। चलो तो बताओ सभी लोग, ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल में पक्ष क्या है, कौन बताएंगे, बोलो। ये तो बहुत सिंपल है बच्चा लोग। तो पक्ष दो मत वे पक्ष है पर्वत। बहुत बढ़िया, पर्वत। चलो बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलो ये हो गया आपका पक्ष। दूसरा डेफिनेशन है सपक्ष। सपक्ष क्या होता है, जहाँ पे साध्य निश्चित रूप से दिखाई दे, वो क्या हो जाता है, सपक्ष। डेफिनेशन तीनों में देखोगे क्या, निश्चित साध्यवान सपक्ष, सपक्ष तो निश्चित साध्य, धर्माधर्मी इति तर्क भाषा, सपक्ष निश्चित साध्यवान इति न्याय सिद्धांत मुक्तावली। देखो तीनों का डेफिनेशन में कोई अंतर दिख रहा है आप लोग को, कुछ विशेष अंतर है बताओ। नहीं भैया, बल्कि न्याय सिद्धांत मुक्तावली और तर्क संग्रह में तो बस सपक्ष पीछे कर दिया है, एक में आ गया, ये चीज है। बस बस, मैं धर्माधर्मी बाकी का एक ही, तर्क भाषा में। हाँ तर्क भाषा में धर्माधर्मी के, जहाँ पे साध्य निश्चित रूप से दिखाई दे वो क्या कहलाता है, सपक्ष। जैसे महानस, ठीक है, रसोई घर। क्लियर है चीजें, ये समझाने की आवश्यकता है क्या आप लोग को, ज्यादा क्लियर है ना। नहीं भैया, चलो विपक्ष को बताओ, विपक्ष को देख के बताओ तीनों में क्या अंतर है, तीनों ग्रंथों में। तीनों ग्रंथों में विपक्ष का एग्जाम्पल क्या दिख रहा है, एक जैसा है या अलग अलग है। सर अभाव तीनों में ही है, तो तीनों एक समान ही है।
क्योंकि सर पहले वाले में भी अभाव, देखो दूसरे में भी अभाव, तीसरे में भी अभाव, और तीनों के पीछे साध्य 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 ही है। देखो क्या है, निश्चित साध्य अभाववान सफलवान विपक्षा, जहाँ पर निश्चित रूप से साध्य का अभाव हो वो क्या हो जाता है, विपक्ष हो जाता है। विपक्ष तो निश्चित साध्य अभाववान धर्मी इति विपक्षा इति तर्कभाषायाम साध्य अभाववान विपक्ष इति न्याय सिद्धांत मुक्तावली। ठीक है, तो देखो बस आपको अपने हिसाब से याद रखना है कि कौन सा डेफिनेशन किस ग्रंथ में। ये धर्मा धर्मी वाला है, जहां भी आएगा समझ जाइए वो तर्क भाषा में है। ठीक है बच्चा लोग, क्लियर है। जैसे महाहृदय यानी तालाब सरोवर में हमें अग्नि इत्यादि दिखाई नहीं देता है। ये आपका 3 प्रकार के जो आपने जो है ये सपक्ष विपक्ष और पक्ष जो देखा, तीनों ग्रंथों के हिसाब से याद रखिएगा, कल मैं पूछूंगा। ठीक है, कौन सा डेफिनेशन किस ग्रंथ में है, क्लियर है, और एग्जाम्पल भी। हाँ ओके भैया। क्लियर है। बाकी कल हम लोग पढ़ेंगे पंच हेत्वाभास। पंच हेत्वाभास क्या होता है, ये बिल्कुल अनुमान का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसे आप लोग थोड़ा सा देख के भी आइएगा, और मैं जितना भी आपने अन्वय व्याप्ति में, व्यतिरेक व्याप्ति में, केवल व्यतिरेकी, केवल अन्वयी में जितना भी अनुमान वाक्य देखता हूँ यहाँ पे आप लोग कितना समझे, उस सब यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं पूछूंगा इसका अन्वय व्याप्ति करके बताओ, व्यतिरेक व्याप्ति करके बताओ, कौन सा लिंग है नहीं है, सब मैं पूछूंगा। तो एक बार पढ़ के आइएगा इस सब चीजों को। ठीक है, ये वाली जो क्लासेस है कल परसों जब भी होगी तो मिस मत कीजिएगा, ना तो बिल्कुल सर से ऊपर चला जाएगा, समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो अभी 2-3 दिन जो क्लासेस होगी मिस मत कीजिएगा, और जिसने भी मिस किया है अभी 1-2 दिन पहले की क्लासेस उसको देख लीजिए, नहीं तो सर के ऊपर से बहुत चीजें ऊपर चली जाएंगी क्या बताया जा रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज ये भी ध्यान रखिएगा कैसे हम किसी अनुमान वाक्य को तोड़ सकते हैं, व्याप्ति और अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। ठीक है चलो, आज इतना ही रखें।